आज एक ऐसे वाक़े से आगाज करेंगे कि जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है। ये बलूचिस्तान नाराज क्यों है। लेकिन उससे पहले इससे पिछले या उससे पिछले वीलॉग में मैंने इस्तिस्ना की बात की थी कि जनरल आसिफ मीर को और आसिफ अली जरदारी को लाइफ टाइम इस्तिस्ना हासिल है, जो कि अंबिया ने भी नहीं लिया था। और मैंने कहा था कि जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत से किक आउट कर दिया। हमारे भाई हैं शुएब भाई, अल्लाह पाक उनको जो है वो सलामत रखे और उनको खैर और बरकत अता फरमाए। उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई कि ये लफ्ज ठीक नहीं है हजरत आदम के लिए, तो उस पर मादरत, दिली मादरत, तौबा के गैर दानिस्ता तौर पे ये लफ्ज जो है वो मेरे मुंह से निकल गया। उम्मीद है कि आप लोग माफ कर देंगे। मेरे ज़हन में यही था कि जन्नत से बाहर निकालना, और तो अल्लाह माफ करे मेरे ज़हन में कुछ नहीं था। बहरहाल शेख भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब उस वाक़े की तरफ जिसको मैं कह रहा हूं कि आपको यकीन नहीं आएगा, वो वाक़या क्या है। वो वाक़या है 9 दिसंबर 1979। क्या होता है को तुर्बत बलूचिस्तान में सल्तनत ओमान की फौज के लिए मकामी नौजवानों को बतौर किराए के फौजी भर्ती करने का एक कैंप लगा हुआ था, जिसकी सरबराही ओमानी अफसर कर्नल खलफान नासिर कर रहे थे। बलोच कौम परस्त तंजीमें BSO उस भर्ती के खिलाफ थी, सारी तंजीमें और खासकर BSO। बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन अब्दुल मजीद बलोच ने उस कैंप पर फायरिंग की और गिरफ्तार हुए। ये मुकदमा सिविलियन अदालत की बजाय खसूसी फौजी अदालत में चलाया गया। पहली फर्द जुर्म में उन पर ओमानी अफसर पर कातलाना हमले और उसे जख्मी करने का इल्जाम था। ताहम जब ये साबित हुआ कि मज़कूरा ओमानी अफसर बिल्कुल महफूज और जिंदा सलामत ओमान वापस जा चुका है और जाए वकूआ पर कोई हलाकत नहीं हुई, तो प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट तब्दील कर दी। केस को दफा 302 कत्ल में बदलकर सजाए मौत की राह हमवार करने के लिए एक नामालूम मकामी एहलकार का नाम बतौर मकतूल शामिल किया गया, मगर तहकीकात में वो शख्स भी जिंदा निकला। हमीद बलोच के वकील एडवोकेट मुबशिर कैसरानी ने अदालत में चैलेंज किया कि जिस मुकदमे में कोई लाश या मकतूल मौजूद ही नहीं, उसमें सजाए मौत किस कानून के तहत दी जा रही है। इस मुज़ाहिका खेज सूरत हाल के खिलाफ जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, तो हाई कोर्ट ने ट्रायल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हमीद बलोच को फांसी पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। जब सिविलियन हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने का कानूनी रास्ता निकल आया, तो जनरल ज़ियाउल हक ने 1981 मार्च में अबूरी आईनी हुक्म PCO प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नाफिज कर दिया। इस PCO के तहत आला सिविलियन अदालतों, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों के फैसलों पर नजरसानी करने या स्टे ऑर्डर देने का अख्तियार ही छीन लिया गया। नतीजे के तौर पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर बेअसर हो गया और तमाम तर कानूनी खला के बावजूद 11 जून 1981 को क्वेटा जेल में हमीद बलोच को फांसी दे दी गई। सुना पहले कभी? मकतूल नहीं था, लाश नहीं थी। असल वजह यह थी कि ओमान को किराए के फौजी देने का मुआहदा मुतासर हो रहा था, इसलिए ओमान को खुश करने के लिए अपने ही एक पाकिस्तानी को मिसाल बनाने के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों को
कुचल कर सजाए मौत दे दी गई। ये इसी तरह है, अभी पूरा जहाज भर के पाकिस्तानी कतर पहुंच गए हैं एक साबका अमीर की वफात पर। वो कभी आए हैं, नवाज शरीफ की मां पे आए थे या कोई और इनका फौत होता है तो आते, लेकिन आपको पता है कतर, मैंने सुबह भी बताया था कि कतर के साथ क्या मामला आते हैं, और फिर वो अमीर हैं और ये जहाज भर के जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पे ना कोई लाश है ना कोई मकतूल है, और मजीद जो है ना बलोच को फांसी दे दी गई। फिर कहते हैं कि बलोचिस्तान का मसला, बलोची जो है ना वो नाराज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, और जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और जो आपकी मोहब्बतों का ममनून है, मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 जुलाई 2026 और दिन है आज सोमवार का। जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है तो वो शाम के 5:30 बज रहे हैं। कुछ मुद्दे आपके सामने रखने हैं, बुलेटिन आपके सामने रखना है, खबरनामा। लेकिन उससे पहले एक दरखास्त है कि जो चैनल्स की रीच है ना वो बहुत कम हो गई है। सिर्फ मेरी नहीं, इमरान रियाज खान को देख लें। इसका इलाज ये है कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप लाइक कर दिए करें, कोई कमेंट कर दिया करें, और दूसरा अहम तरीन ये कि अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर किया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े अरसे बाद मैं आपको कह रहा हूं कि वीलॉग जो है उसको पूरा समाप्त करने की कोशिश किया करें, इससे चैनल की रीच जो है वो बढ़ती है। आज हम एक मुद्दा, सबसे जो मेन मुद्दा है कि हमारी वर्दी और हमारे हाथ सियासत से दागदार हो जाएंगे। ये हमारी बदकिस्मती थी कि ये सोच रखने वाला जर्नल, इसको हवाई हादसे में मरवाया गया या ये खुद मरा, इसका बाद में कोई जो है वो रिपोर्ट नहीं आई। और ये किसने कहा था ये आपको बताना है। फिर 5 अगस्त 3 साल, पाकिस्तान का पहला सियासी रहनुमा जिसने इस तरह जेल काटी, और 5 अगस्त को इमरान खान के 3 साल हो जाएंगे। पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, पीटीआई क्या कर सकती है, इस पे बात करेंगे। फिर कौम को चूना लगा है 29 अरब का। आपने अपना पेट काटा, अपने बच्चों का दूध, अपने बच्चों के फल, अपने बच्चों का आटा इनको दिया, और इन्होंने आगे क्या किया ये आपको बताना है। फिर वो एक लानती यहाँ पे जस्टिस था, जस्टिस के नाम पे लानत था, नंगे मिल्लत था, नंगे कौम था, कारी फायदी सा, उसने जो हजारों लोगों को बेरोजगार किया, उसके पीछे उसकी बीवी का हाथ था, उसकी बीवी के पीछे उसकी सहेली थी, और उसकी सहेली ने कितने घर उजाड़े ये अब सरकारी तौर पे साबित हो गया है। आईनी अदालत ने, हालांकि आईनी अदालत भी किराए की टट्टू है, लेकिन उन्होंने भी साबित कर दिया है, ये बात करेंगे। फिर शेर ने आटा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सर्कस का शेर है, और सर्कस का शेर था, ये कभी भी ओरिजिनल शेर नहीं था। शेर तो फतेह अली खान टीपू था, या शेर तो इमरान खान है। ये तो सर्कस के और किराए के शेर हैं। इन्होंने आटा खाना शुरू कर दिया है। और फिर किराए की फौज, जो मैंने आपको बता दिया है कि न मैयत थी और न जो है वो मकतूल था, लेकिन अब्दुल मजीद बलोच को जो है वो फांसी लग गई। लेकिन उससे पहले हम आएंगे बुलेटिन पे और ताज़ा तरीन खबरें और उन पे तबसरा। पहली खबर यह है कि हमलों का तीसरा लेकिन बहुत शदीद दौर मशरिक़ वस्ता में शुरू हो गया है, और 140 से जायद ईरान के जो अहदाफ थे उनको निशाना बनाया है अमेरिका ने। लेकिन पासदारान इनकलाब ने जो है वो ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द यूएई पर खासकर जहन्नुम के दरवाजे खोलेंगे, और अब कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से बुर्ज खलीफा को निशाना बनाया जाएगा और जितनी बड़ी इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जाएगा।
इस तरह कुवैत में अमरीकी अड्डों पे हमला हुआ है और सुना है कि कुवैत में जो है वो काफी तबाही हुई है। फ्लैश पॉइंट क्या है? फ्लैश पॉइंट है आबनाए हुर्मुज। ईरान ने एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज खुली है और हम उसका दिफा करेंगे। हम एक बार फिर उसको जो है उसकी नाकाबंदी करेंगे। बहरहाल ये जो हफ्ता है ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया है। तेल की कीमतों ने भी बढ़ना शुरू कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है, अभी मैंने अब्दुल मजीद बलोच का जिक्र किया जिसको एक नाम नेहाद मुकदमे में फांसी दी गई। माशकिल का इलाका है, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा तो दुकान पे बैठे हुए 5 पंजाबी मजदूरों को वो शहीद कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जो इतनी दूर मेहनत और मजदूरी करने जाते हैं, कानकुनी करने जाते हैं, या कोई नाई है या कोई मोची है या इस किस्म के काम करते हैं, और इन 5 अफराद को जो है वो शहीद कर दिया गया है और उनकी लाशें उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दी गई हैं। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान के अब नैब के जितने भी केसेस हैं उनका फैसला आईनी अदालत करेगी। आईनी अदालत के सरबराह हैं जो है ना वो कादी अमीनुद्दीन खान, जो एक्सटेंशन पे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई फैसला तहरीर नहीं किया, कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, नालायक तरीन जज हैं, उनको इसका सरबराह बनाया गया है। और खामोशी से ये खबर है कि आदम नजीर तारड़ ने तरमीम करवाई, उस तरमीम का पता भी नहीं चला, और सारे के सारे केसेस जो है वो आईनी अदालत में इमरान खान के चले गए हैं। उनको बड़े घर से जो है वो व्हाट्सएप पे जो फैसला आएगा वो फैसला वो सुना देंगे। उसके बाद अगला स्कैंडल सुने, ज़रूरी तरक्याती बैंक, इन्होंने ज़राअत को तरक्की देनी है। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है जी, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट दे रहे हैं कि इन्होंने 40 करोड़ 63 लाख और 20,000 की गाड़ियां ले ली हैं। अंदाजा करें, ये ज़राअत को तरक्की देने के लिए है। 40 करोड़ और 63 लाख 20,000 की गाड़ियां ले ली हैं, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, और हुकूमत से बाला बाला। क्योंकि यहां आपको पता है ना कि हर कोई आसिम मुनीर है, हर कोई आसिम मुनीर है, जिसका जहां पे बस चलता है वो एक 47 नंबर से उमर यूब की एहलियत से कोई बाबर ज़मान है, वो इलेक्शन जीता खुली धांधली से, हालांकि उमर यूब की एहलियत जीत गई थी, उसे सुना वजीर बनाया जा रहा है। जब पता किया गया कि क्यों वजीर बनाया जा रहा है तो पता चला कि बाबर नवाज साहब जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के भाई के दोस्त हैं, और ये आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी पे भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पे कहा कि सर आपका क्या फायदा जो मैं वजीर नहीं हूं। अब बाबर नवाज को असतूर की रिपोर्ट है कि वजीर बनाया जा रहा है क्योंकि वो जनरल आसिम मुनीर के भाई के दोस्त हैं। तो यहां पे यही हो रहा है, ज़रूरी तरक्याती बैंक ने जो है वो 42 करोड़ की गाड़ियां ले ली हैं। अब ये जो आटे की तबाही हुई है, आटे की सबसे महंगा आटा जो है वो खरीद रहे हैं कराची वाले, यानी कराची में बात हुई है कि 2900 रुपए का 20 किलो का तोड़ा कराची वाले खरीद रहे हैं। ये कीमतें हैं 10 जुलाई 25 और अब 10 जुलाई 26। इस दौरान इजाफा हुआ है 1200 रुपए, 1200 रुपए इजाफा हुआ है 20 किलो के तोड़े में, और इमरान खान के दौर में ये तोड़ा 1100 का था, ये 1200 इजाफा हुआ है। यानी शेर ने आटा खाना शुरू कर दिया है। वो किसानों को बर्बाद करने के जाहिर है नताज तो सामने आने थे, गंदम का बहरान, और फिर अब इनके पास है, अब मिडिल मैन ने खरीदारी कर ली। अब फ्लोर मिल्स की शक्ल में एक और माफिया मौजूद है और वो भी इन्हीं की है। यानी 10 जुलाई 25 और 10 जुलाई 26 इसके दौरान एक तोड़े में 1200 रुपए का इजाफा हुआ है।
जबकि ये तोड़ा इमरान खान के दौर में वो टोटल 1100 या 1150 रुपए का था। पेट्रोल जो है वो 150 रुपए का था। लेकिन मुन्ने के अब्बा को आराम नहीं था। मुन्ने के अब्बा ने एक्सटेंशन लेनी थी, तीसरी एक्सटेंशन, कि पहले मैंने जितने मुल्क फतह कर लिए हैं तो जो बाकी बच्चे हैं तो वो मैं तीसरी एक्सटेंशन में फतह करूंगा। ये बहरहाल आटे की सूरत हाल है और सबसे मुश्किल वो कराची वाले सामना कर रहे हैं। उसके बाद अगली खबर पे चलें। 7 साल में ये आजकल ऑडिट हो रहा है ना, क्योंकि साल क्लोज हुआ है। ऊपर आपको मैंने बताया ज़रूरी तरक्याती बैंक ऑडिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने 42 करोड़ की गाड़ियां ले ली हैं। अब रेलवे का जो ऑडिट किया है ऑडिटर जनरल ने, उन्होंने कहा जी कि 7 साल में 18 अरब गायब हो गए। 18 अरब 7 साल में, 7 2 14 होता है, यानी 2 अरब सालाना से भी ज्यादा। और इसके वजीर वो हनीफे पौडरी की बातें सुने, उसकी तकरीरें सुने कौमी असम्बली में। फॉर्म 47 का सिमाबिया ताहिर से 65,000 की लीड से आ रहा था वजीर रेलवे, लेकिन मुन्ने के अब्बा के बड़े करीब है, ये बड़ा मालशी है ये। तो 18 अरब 7 साल में ऑडिटर जनरल ने कच्चा छट्टा खोल दिया। ये मुल्क किसी तरीके से आगे बढ़ सकता है, किसी तरीके से। ऊपर ज़रूरी तरक्याती बैंक आपने सुना, ये आप सुन रहे हैं रेलवे, ये गरीबों की सवारी। गरीब इस पे ज्यादातर जो है ना, इसमें गरीब सफर करते हैं। और जो है ना वो 18 अरब यहां से निकल गया। उसके बाद राणा सिकंदर। अगर पंजाब की तारीख में कोई जाहिल तरीन, कोई जंगली, कोई उजड़ वजीर तालीम बना है तो वो ये भोला है, ये गंजा। इस गंजे को मुख्यमंत्री ने हदायत की है कि हर हफ्ते स्कूल में जाकर ये खुद क्लास ले। ये वो जमात है जो कहती है कि शऊर से कोई पेट भरता है, ये क्लास लेगा। ये जो निजाम तालीम का हाल किया है ना इस मुख्यमंत्री ने, आप उस्तादों से पूछ लें। स्कूल बेचे जा रहे हैं धड़ाधड़, स्कूलों में भैंसें बांधी जा रही हैं, और ये जाहिल और उजड़ ये हर हफ्ते जाकर स्कूल में क्लास लेगा। इनके ड्रामे चेक करें, इनकी पब्लिसिटी स्टंट चेक करें कि ये वजीर तालीम, बल्कि वजीर आला को खुद का और की लिखनी नहीं आती। यानी कभी आपने महसूस किया कि ये क्यों नहीं बैठते मीडिया पे, बीबीसी पे बैठे, फॉक्स पे बैठे, सीएन। इमरान आपको याद होगा हर दूसरे दिन इंटरनेशनल मीडिया पे बैठा होता था। शाह महमूद कुरैशी आपको याद होगा, ये क्या बोले, उनको क्या बताएं, इनको क्या आता है। हाँ, अपने सहाफी बरकत दत्त हो गई, मंसूर अली खान हो गया, अपने जो है ना घर के, उनको सामने बिठा के वो भी कभी कभी। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ये आजकल काबू नहीं आ रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि आजकल इनके पास कोई ओहदे ही नहीं है और इनका सारा खर्चा घर से चल रहा है, लिहाजा ये अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गया इनके लिए। इन्होंने कहा है कि तुम लोग लड़ने की तनख्वाह लेते हो, बात तो ठीक की है। और आगे चल के कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि आप लोग लश्कर बनाएं अपने और लड़ें दहशतगर्दों से। जो फजलुर रहमान ने कहा है। इंडियन अदाकार थे ओम पुरी, बड़े मशहूर, उन्होंने भी यही बात टीवी पे की थी कि जो फौज तनख्वाह लेती है, हमने कहा था उनको फौज में जाए, वो तनख्वाह लेते हैं। तो उन पर बड़ी तनकीद हुई थी और 4-5 दिन के अंदर वो मर भी गए थे। अब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि आप लड़ने की तनख्वाह लेते हैं। अगर हकीकत पसंदी देखी जाए तो बात तो ठीक है। यानी फौज में जब बंदा जाता है, फॉर्म फिल करता है, इम्तिहान देता है, इब्तिदाई टेस्ट देता है, उसे पता नहीं होता कि जंग लग सकती है, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है, जलजला आ सकता है, कोई हमला कर सकता, उनको पता नहीं होता। उनको राइफलों की और टैंकों की और तोपों की तरबियत नहीं दी जाती।
तो फिर एहसान किस बात का चढ़ाना? तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, राशन सिविलियन से सस्ता मिलता है, CSD से चीजें मिलती हैं, हर चीज में रियायत मिलती है। तो फिर जो है ना वो एहसान भी चढ़ाते हैं कि जी हम लड़ते हैं और हमने आपको शाम बनाने से रोका हुआ है, वैसे भी दहशतगर्दी के लिहाज से दूसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन जनाब के बारे में कहा जा रहा है, जो बड़े बड़े दानिशवर हैं, कि ये आजकल घर से खा रहे हैं। यानी चारों सूबों में देखे ना, वफाक में देखे, इनके पास कोई ओहदा नहीं है, क्योंकि काबिल भरोसा बंदा तो ये है नहीं। ये अब स्टेब्लिशमेंट पे जोर डाल रहा है। PDM मैंने बनाई, इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई और मुझे हिस्सा ही नहीं मिला। इसको फॉर्म 47 भी थोड़े मिले, हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि पिशीन से ये जो जीता तो वो भी फॉर्म 47 पे जीता, पिशीन से। तो अब बहरहाल इसने जर्नैलों को और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो धमकियां देना शुरू कर दी हैं। आपको याद होगा मुनाल बड़ी खूबसूरत जगह पे था, मरगला हिल्स में, बड़ा ऊंचा। मैं भी 2 दफा गया हूं, 2-3 दफा, आपने भी शायद देखा हो। वो मसला फंस गया, कादी फायद ईसा की एक फ्रॉडन घर वाली है, फ्रॉडन सरीना ईसा। ये टीचर होती थी प्राइवेट स्कूल में, फिर कादी फायद ईसा के गले पड़ गई। फिर इन्होंने लंदन में जायदाद ले ली, मनी ट्रेल नहीं थी। इमरान खान के दौर में इनके खिलाफ रेफरेंस आया कि कहां से ली है। सारे जज इनके साथ हो गए, मंसूर अली शाह भी साथ हो गया, अतर मिनल्ला भी साथ हो गया, जिनकी पीठ में बाद में खंजर घोंपा कादी ने, क्योंकि कादी का बाप फ्रॉडिया था। कादी का बाप मदरसतुल इस्लाम के पैसे खा गया था और कैद आदम को शिकायत हुई थी, कैद आदम को, और बड़ी मुश्किल से कैद आदम ने इसके बाप से पैसे निकलवाए थे, कादी फाइसा के बाप से। वो पैसे खा गया था। इसका भाई बलोचिस्तान में बकौर औलिया मकबूल जान वो पैसे खा के फरार हो गया। ये इस तरह की फैमिली है। बहरहाल उसने मुनाल को बंद करवा दिया, हजारों लोग बेरोजगार हुए, हजारों लोग। और जब होटल खत्म हो गया ना, बाद में वहां पे जाए तो वो खंडरात बकाए हैं, उन दीवारों पे कादी फायदीसा के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है ना, अभी भी वो मुलाजमों ने लिखा, वो मैं आपको नहीं बता सकता। और सारा चक्कर था सरीना ईसा की कोई दोस्त थी। इस तरह तो यहां पे फैसले होते हैं। अब आईनी अदालत ने क्या कहा है? आईनी अदालत ने कहा जी गलत है हुक्म, हालांकि आईनी अदालत खुद खिलौना है। उन्होंने भी कहा कि ज्यादती है, बदमाशी है, इसने बदमाशी की, इतना बड़ा रोजगार इसने छीन लिया। और वो बड़ी परफेक्ट जगह थी, बड़ी, यानी आपने शायद देखो, मेरा तो ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद को कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ना देखा हो। बहुत ऊंचाई पे था, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बस हो जाती थी वहां जाते जाते। कादी फाइसा ने बंद करा दिया। जिस तरह वो नस्ला टावर भी गैर कानूनी, यानी उन्होंने कहा कि नहीं गिराना था, गिर गया। 37 खानदान रुल रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिला। वो दूसरा था जो गुलजार अहमद, वो बदमाश, उसने गिरवाया था। इस अदालत ने कहा गलत किया है। ये मुल्क चल रहा है। वो लोगों की जमा पूंजी गई, इधर मुनाल के अरबों रुपए लोगों के गए, और अब अदालत ने कहा गलत था हुक्म। अब क्या करें? ये जज हैं जहां पे, और घर वालियां फैसले करवा रही हैं। ये इसी तरह होता है। मैंने आपको बताया कि ये शराफियतें सब कुछ बेगमात चला रही हैं, सब कुछ बेगमात चला रही हैं। और यहां पे कादी ने जो है ना वो इतना बड़ा सिस्टम, एक तफरी की जगह, खाने पीने की जगह, वो खत्म कर दी। आईनी अदालत कहती है गैर कानूनी हुक्म था। बताएं, अब वो लोग इस बात को पता नहीं 3-4 साल हो गए, वो लोग किधर चले गए होंगे। कईयों ने खुदकुशियां कर ली होंगी, कई जो है ना बिस्तरों पे लग गए होंगे, लेकिन कादी ने फैसला कर दिया। इसी तरह नस्ला टावर का हुआ।
अगले टॉपिक पे चलते हैं। 5 अगस्त को 3 साल इमरान खान को हो जाएंगे। 3 साल, जरा सोचें। और ये जो हाड़ चल रहा है, आगे सावन है, ये जो हबस है, ये जो गर्मी है, ये चल रही है। अलीमा खान रोड पे आई हैं और लोग ही लोग थे, लोग ही लोग। पीटीआई का कोई बड़ा बंदा साथ नहीं था। जब लोगों ने नारे लगाए तो अलीमा खान ने कहा कि तुम लोगों ने 3 साल नारे लगाया ना, और क्या किया है, अब कुछ करो। उनको अपनी पड़ी है। हवालदार अली मोहम्मद खान के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। जुनेद अकबर कहता है जेल से ऑर्डर आएगा तो मैं तहरीक चलाऊंगा। वो बड़ा पुराना हामिद खान, वो वकीलों वाला, वो सरदार लतीफ खोसा को घर के 10 वोट न मिलते, 1.5 लाख वोट ले लिया है, सारे एसीओ पे बैठे हैं। वो बैरिस्टर गोबर, वो इटली में बाबा जी हैं, वो कहते हैं बैरिस्टर गोबर, बाकी वो बैरिस्टर गोबर है। बहरहाल ये 3 साल हो जाएंगे 5 अगस्त को इमरान खान को। और अलीमा खान, मेरी तो तजवीज ये है कि 3 बहनें बेयक वक्त निकलें और मुख्तलिफ जगहों पर निकलें। जिस तरह अलीमा खान KPK में हैं, इसी तरह नौरीन नियाज़ी जो है वो पंजाब में निकल आए, उस्मा खान सिंध में निकल आए, जब बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, सिंध में निकल आए। इस तरह ये खुद निकले। इन चूरी खाने वाले मजनूओं ने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और इमरान खान की 2 सूरतें हैं, या वो डील कर ले या फिर वो आप दबाव बढ़ाएंगे तो कुछ होगा। बहरहाल 5 अगस्त को इमरान खान को जो है वो 3 साल हो जाएंगे। हम अपने खबरनामे के अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि कश्मीर में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है धरने की वजह से। इन्होंने ट्रक रोक लिए, इन्होंने आमदोरफ्त रोक दी। वहां पे जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कमी हो गई है। अब वैसे भी 15 जुलाई को ऐलान है कि हम मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि लॉन्ग मार्च को सख्ती से कुचला जाएगा। वहां पे बताया जा रहा है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किसी के घर घी ज्यादा पड़ा है तो वो दे रहा है, किसी के घर गंदम पड़ी है तो वो दे रहे हैं। इस तरह मिलजुल के वो गुजारा कर रहे हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि ईरान के अखबार ने अहदाफ शाये किए हैं। पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम है कि ये हमारा टारगेट है। दूसरे नंबर पे बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है, ये हमारा टारगेट है। तीसरे नंबर पे कियर स्टॉर्मर, ये अब तो साबिक हो गए हैं, पहले वजीर आजम थे बरतानिया के, इनका नाम भी है। कियर स्टॉर्मर का नाम भी है। जर्मनी के चांसलर का नाम भी है, जर्मनी के चांसलर का। बहरहाल ये 4-5 नाम ईरानी अखबार ने जो है ना वो शाये किए हैं कि ये हमारा टारगेट है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि तेल महंगा होते ही, आज जंग की खबर है, तेल महंगा होते ही फिर महंगाई का तूफान हो गया है, तूफान आ गया है। और जो चीजें महंगी हुई हैं जंग के बकौल अखबार, टमाटर, प्याज, मुर्गी, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, दूध, चीनी, घी, बकाया क्या रह गया? ये चीजें महंगी हुई हैं। आपको पता है डीजल और पेट्रोल पे सर्कल चलता है, ट्रांसपोर्टेशन, किराए, और फिर अगले भी मुसलमान हैं, जो कीमतें बढ़ाते हैं वो भी मुसलमान हैं, जो चीजें बेचते हैं वो भी मुसलमान हैं। 1 रुपए की जगह 5 रुपए बढ़ाते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें जो है वो महंगी हो गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप, ये 4 टीमें जो है वो फाइनल हो गई हैं। फ्रांस, ब्राजील, इसके अलावा स्पेन और इसके अलावा जो है वो जो इंग्लैंड, ये टीमें जो है वो फाइनल हो गई हैं। यानी इन्होंने सेमीफाइनल्स खेलने हैं और फिर 2 टीमें फाइनल जो है वो खेलेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा तनाजात की जद में रहा ये वर्ल्ड कप।
اور اب فیفا نے اعلان کیا ہے کہ جو اگلا ورلڈ کپ ہوگا اس میں 64 ٹیمیں ہوں گی، 36 ٹیموں والے ورلڈ کپ کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، تو 64 ٹیموں والا ورلڈ کپ کیا گل کھلائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے، ایک خوشائند بات یہ ہے کہ جو چھوٹے ملک ہیں، جو ترقی پذیر ملک ہیں، ان کو بھی ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی سٹوری ہے وہ سٹوری ہے 29 ارب کا چونا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا نیلم جیلم پروجیکٹ آپ بل میں دیتے تھے نا، یاد آیا ہوگا۔ 29 ارب ڈوب گئے ہیں اس میں۔ ایک سرنگ بنائی، پانی گزارنا تھا، ٹربائن جس طرح بجلی پیدا ہوتی ہے، پہلے اس کا ہیڈ گر گیا، سرا سرنگ کا وہ تعمیر ہوا، پھر ٹیل گر گئی، اور 29 ارب کا ٹوٹل کتنا ہے جی؟ یہ جو نیلم جیلم پروجیکٹ ہے اس کا ٹوٹل ہے 29 ارب 41 کروڑ۔ اور اب لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب جو کہ چیئرمین واپڈا ہیں، انہوں نے کہا کہ 2028 تک اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، 2028 تک کون جیا ہے تیری زلف کے سارونے تک، کئی آئیں گے، کئی اور بنگلے بنائیں گے، کئی اور کوٹھیاں بنائیں گے، اس میں سے اور نکالیں گے جوس، اور اللہ اللہ خیر صلاح 29 ارب اور 41 کروڑ آپ سے لے کے، آپ کے بلوں میں سے لے کے نکل گئے، کھا گئے، اور اب 2028 تک بند کر دیا گیا ہے۔ بدقسمتی ہماری کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ ہمارا مین مدعا ہے، اور آپ نے ان جرنیلوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ میجر جنرل، یہ آپ پہلی دفعہ شاید سن رہے ہوں، میجر جنرل افتخار منہاس، جسے قائد اعظم اور لیاقت علی خان حکومت نے پاک فوج کا پہلا مسلمان کمانڈر ان چیف مقرر کیا، پہلا گریسی اور فرینک کے بعد، لیکن بدقسمتی سے دسمبر 1949 میں جنگ شاہی طیارہ حادثے میں بیوی اور بچی سمیت دار فانی سے رخصت ہوا۔ مشکوک ہے، آگے سنیں۔ ضلع چکوال کے رسالدار میجر فضل داد خان کا بیٹا، جس کے 7 بیٹوں نے فوج میں خدمات انجام دی اور 3 میجر جنرل بنے، 7 بیٹوں میں سے 3 میجر جنرل، جنرل افتخار نے رائل ملٹری کالج سے 1929 میں فوجی تربیت مکمل کی۔ یہ اگلا حادثہ سنیں۔ جنرل افتخار سیاست سے دور ایک خالص فوجی تھا۔ جنرل شیر علی پٹودی نے اسے اپنا دوست قرار دیا اور اس کے بارے میں لکھا کہ وہ فوجی افسروں کے سیاسی ہونے پر پریشان تھا، سیاسی ہونے پر۔ جی، اس نے ایک موقع پر پٹودی سے کہا کہ ہمیں فوج سے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ اور وردی سیاست سے داغدار ہو جائیں۔ بتائیں کتنا پروفیشنل بندہ تھا۔ پٹودی اس روز افتخار کے ساتھ تھا جب وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسے چیف بننے کے لیے نامزد کیا۔ پٹودی اپنے مشاہدے میں لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ افتخار اس روز زیادہ تر خاموش تھا اور اس کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی تھی۔ میں نے تھامنیل پہ دونوں کی تصویریں لگائی ہیں، افتخار کی بھی اور جنرل پٹودی کی بھی۔ پریشان تھے۔ پٹودی لکھتا ہے کہ اگر افتخار کی طیارہ حادثے میں موت نہ ہوتی تو پاک فوج کبھی سیاست میں ملوث نہ ہو پاتی۔ ایوب ٹولہ نامراد سارے کا سارا ریٹائر ہو جاتا، اگر افتخار چیف بنتے تو یہ سارے ریٹائر ہو جاتے۔ جی، کبھی سیاست میں فوج نہ آتی۔ حوالدار ایوب جنرل افتخار
اور پٹودی کی دوستی سے بخوبی واقف تھا۔ اب آگے سنیں، اس نے سابقہ بے دماغ سپاہی، یہ پہلے سپاہی تھا، موسیٰ خان کو پٹودی پر ترجیح دیتے ہوئے 1958 میں ترقی دے دی۔ پٹودی کے بارے میں پتہ تھا ایوب کو کہ یہ افتخار کا دوست تھا، افتخار کے خیالات سے وہ واقف تھا، پٹودی کے خیالات سے وہ واقف تھا۔ تو جنرل موسیٰ کو پٹودی پر ترقی دے دی، پٹودی کو سپر سیڈ کر دیا کہ یہ غیر سیاسی ہیں۔ اگر پٹودی ہی چیف بن جاتا تو پھر بھی شاید آج تاریخ مختلف ہوتی۔ جنرل افتخار کی بے وقت موت نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں اسے پائلٹ کی غلطی بتایا گیا، جو خراب موسم کے باعث زکوتا طیارے کو کراچی لینڈنگ سے پہلے، بہت پہلے، خطرناک حد تک نیچے لے آیا کہ وہ کارو جیل یا جبل پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، اور یہ رپورٹ آج تک مشکوک قرار دی جاتی ہے۔ یہ ہیں جی باتیں جنرل افتخار اور جنرل پٹودی کی، کتاب ہے۔ وہ طیارہ بھی مشکوک تھا کیونکہ جنرل افتخار نے کراچی میں حلف لینا تھا، چیف بننا تھا، اور رستے میں طیارہ کریش ہو گیا۔ پھر بعد میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔